नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। महा तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में तबाही का अलार्म लेकर पहुंच गया है। 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ साइक्लोन का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन आज रात तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुजरात के जखाऊ पोर्ट के पास से गुजरेगा। ये बहुत ही भयंकर साइक्लोन है। गुजरात के प्रभावित इलाकों से 94,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो निजी तरीके से इस पूरे रेस्क्यू एफर्ट को देख भी रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। कच्छ जिले के 10 किलोमीटर के एरिया में 120 गांव के लोगों को इस वक्त तक इवैक्यूएट किया जा चुका है। तूफान के गुजरात तट पर टकराने से तबाही शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता तूफान से बिगड़ते हुए हालात की पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शो के शुरू में मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर ज्योति मिश्रा जो हमारे साथ द्वारका से जुड़ रही हैं। ज्योति, पहले की तस्वीरें हमने देखी जब आप वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। इस वक्त स्पीड क्या है जो साइक्लोन की, और आप सुरक्षित हैं? बारिश हो रही है, क्या नजारा है आपके आसपास? मेरी आवाज आ रही है ज्योति? ज्योति, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं? साइक्लोन का कितना असर है द्वारका जहां पर आप इस वक्त खड़ी हैं? शायद ऑडियो कनेक्शन में प्रॉब्लम है, पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात हो चुकी है। पेड़ के पत्ते वहां पर कितनी जोर से हिल रहे हैं। बल्कि शाम को जब ज्योति मिश्रा बाहर निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो खुद ही उड़ जाएंगी। थोड़ी देर पहले ज्योति मिश्रा ने एक रिपोर्ट फाइल की थी आपके लिए। हम जो तारे हैं वो बुरी तरह से इस समय हिल रही हैं। आधे से ज्यादा जो तारे वो टूट चुके हैं। जिनके आशियाने हैं वो परेशान हैं क्योंकि ये पूरा दीवार जो है, पूरा घर जो है वो टूट चुका है। ऊपर घरों के खिड़की दरवाजे आप देखिए उखड़ के बह चुके हैं। उस घर का दिनेश खिड़की आप देखेंगे वो टूटकर यहाँ से बह चुका है हवा में। और पूरे सड़क पर आप देखेंगे तबाही का मंजर, तबाही का आलम नजर आ रहा है। ये देखिए, अब जब इन्हें समझ में आया कि दीवार टूट गया है तो लोग अब घर से निकल कर जा रहे हैं। आपका घर है क्या? वो आपका घर है? किसका घर है? अच्छा, लोग तो नहीं है ना अंदर? वाकई हालात इतने ज्यादा इस समय चुनौतीपूर्ण है कि खड़े हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हवा इतनी ज्यादा चल रही है दिनेश, आप देखिए कि अभी एक पेड़ गिरा था। यहाँ से जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, सारे पेड़ गिरते चले जा रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देखेंगे कि अब लोगों का बाहर निकल पाना, ये गाड़ी देखिए आप, जो पत्थर का सहारा देकर इसे यहाँ खड़ा किया गया है, ये हवा में बहता नजर आ रहा है। और हम कोशिश कर पा रहे हैं, आप देखिए लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे। और ऐसे में ये खंबा यहाँ देखिए, पूरे जो तारों का नेटवर्क है, पूरा द्वारका आने वाले कुछ दिनों तक देखिए कितना डैमेज्ड रहेगा आज के इस विनाशकारी तूफान के बाद। क्योंकि कुछ ऐसा ही मंजर हर तरफ तबाही का नजर आ रहा है। लोगों के ये टूटे आशियाने देखिए, ताला बंद करके वो अपने घर से सुरक्षित जगहों पर गए थे कि जब सुरक्षित आएंगे तो इसी घर में रहेंगे। लेकिन घर इस समय पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। टूटे फूटे आशियाने लोगों के यहाँ पर हैं। किस तरीके से देखिए लोगों के घरों की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। ऐसे में लोग भी हैं जो दीवारों का टेका लेकर ही एक जगह खड़े हुए हैं। और ऐसे में खड़े हो पाना और खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आपने देखी दर्शकों ज्योति की रिपोर्ट। ज्योति दोबारा हमारे साथ मौजूद है और अगर ज्योति कनेक्शन आपके पास आ रहा है और मेरी आवाज सुन सक रही है तो हमारे दर्शकों को बताइए अपने आसपास का क्या मंजर है। बिल्कुल मैम, आपकी आवाज सुन पा रही हूँ मैं। और जो हालात द्वारका के हैं, देखिए हम अंदाजा यही लगा रहे हैं कि लैंडफॉल हो चुका है और द्वारका में जो परिस्थितियां हमने सोची थी हालात उससे ज्यादा भयावह हैं। और दिन भर की रिपोर्टिंग के बाद इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि जगह जगह नुकसान जरूर हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद हर्ष संघवी जो गृह मंत्री है वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। लेकिन अब अगर मैं इस बाउंड्री के बाहर जाऊंगी तो हालात बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण दोबारा हो जाएंगे। इसीलिए जितनी कोशिश हो पा रही है उतनी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तूफान चला है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमारे लिए भी होगा, कभी ना भूल पाने वाला ये चक्रवात, जिससे हम भी दो चार हो रहे हैं। और इन तस्वीरों के बीच, इन हालातों के बीच कोशिश यही है कि टाइम्स नाउ नवभारत पर एग्जैक्ट वास्तविकता जो है, ग्राउंड रियलिटी, वो दर्शकों तक पहुंचा सके। और इसीलिए जब तक इन चुनौतियों का, इन तूफानों का सामना हम कर पा रहे हैं, तब तक हमारी कोशिश है कि इसका सामना करते हुए तस्वीरें दिखा सकें। 8 बजने को है, अंधेरा यहाँ पर आज शाम 4 बजे से ही हो गया था, इसीलिए शायद दूर की तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन नाविका जी, जो हालात है इसकी तस्वीरें दिन भर हमने आपको दिखाई कि कैसे हवा का जो लेवल है, जो वेग है, विंड स्पीड, वो चढ़ता उतरता रहा है। लेकिन शाम 4 बजे से, यानी कि लैंडफॉल हिट होने के 1 घंटे पहले से हवा की जो रफ्तार है वो तूफानी हो गई। वो इतनी ज्यादा खौफनाक हो गई कि उसके रास्ते में जो भी आया तूफान सबको लेते हुए उड़ता चला गया। द्वारका में जगह जगह बिजली के खंभे जो हैं वो टूटे नीचे सड़क पर गिरे पड़े नजर आएंगे। 4 बड़े पेड़ जो यहाँ पर लाइन में गिरे हुए थे, वो तस्वीरें मैंने कुछ देर पहले दिखाई। जो खुद वहां पर हर्ष संघवी जो गृह मंत्री हैं वो पहुंचे और उन्होंने क्लियरेंस का जो पूरा काम है वो खुद अपनी निगरानी में करवाया। ऐसे में जो हालात है, अगर थोड़ा बहुत आप इन पेड़ों को और इनके वेग को देखें तो समझ पाएंगी कि हालात अभी यहाँ पर ठीक नहीं हुए। IMD का ये कहना है कि लगभग आई ऑफ द स्टॉर्म इज 50 किलोमीटर्स, तो 50 किलोमीटर के दायरे से इस तूफान ने एंट्री मारी है और इसके बाद हालात सामान्य होने में कम से कम 5 घंटे का वक्त लगेगा। यानी कि आज पूरी रात खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सुबह जब लोग उठेंगे तो चारों तरफ तबाही का मंजर जरूर दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि ये हवाएं तब शांत हो जाएं, हो सकता है कि ये लहरें तब शांत हो जाएं, क्योंकि आज समुद्र भी आक्रोशित है। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ मांडवी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सिद्धार्थ पांडे का सिग्नल आ रहा है, जा रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, अगर दर्शकों को बता पाएं, और हमारे साथ राकेश भी जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपके आसपास क्या इस वक्त मंजर है? देखिए, जो सूरत हाल यहाँ पर है वो बेहद अभी चिंताजनक है। पूरे शहर की लाइट ही नहीं है, हमें खुद अलग से व्यवस्था करके शहर के बाहर आना पड़ा। नेटवर्क के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और हम शहर के बाहर खड़े हैं एक लाइट अलग से लेकर के। और उसके साथ में आज दिन भर जो आलम रहा बरसात का, वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही मैं कहूंगा कि ऐसा नजारा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन और ऐसे पल किसी को भी देखने को न मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा विकट समय है, न केवल उन लोगों के लिए जो इससे जूझ रहे हैं, पर उन लोगों के लिए भी जो इस पूरे परिस्थिति को से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आपदा का समय है। अभी कितना नुकसान हुआ होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अब जब कल इसका आकलन होगा और कल भी कब होता है ये भी हम कह नहीं सकते। मैं जहां मौजूद हूँ वहां पे लगभग अभी 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कैमरा लाइव चल सके। इस वक्त वहां इतनी बरसात है, आप देख सकते हैं दर्शकों के सिद्धार्थ का कैमरा किस तरह से वहां फ्रीज हो रहा है, क्योंकि पानी उसके अंदर जा रहा है बार बार। वहां बारिश तेज है। राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नालिया से। राकेश, आपके आसपास का क्या मंजर है? और ज्योति, आप अपना वो रेलिंग पकड़ के रखिएगा, छोटी सी बच्ची है हमारी ज्योति, कहीं उड़ ही ना जाए। अपना ध्यान जरूर रखिएगा ज्योति। और राकेश, आपके आसपास क्या नजारा है?
मैं नविका जी आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ भी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं और मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं ये जखाऊ पोर्ट से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी है। आप सोचिए यहाँ पर अगर 90 किलोमीटर की रफ्तार तो पोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कितना ज्यादा विंड स्पीड होगा। हालांकि हमें उधर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें दिखाता हूं। अंधेरा, रफ्तार, लाइट की दिक्कत, बैटरी को चार्ज करने की दिक्कत, उन तमाम दिक्कतों के बीच में हमने छोटी मोटी व्यवस्था जरूर की है कि हमें किसी संसाधन की कमी ना पड़े। आप ये देखिए, सबसे पहले ऊपर हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा कि ये पूरा शेड अभी भी उखड़ने को बेताब है। पूरी वेल्डिंग टूट चुकी है, जो इसके अंदर के पेज थे वो ढीले पड़ चुके हैं। शेड का एक बड़ा हिस्सा टूट कर देखिए लटक भी रहा है। और मैं चाहूंगा पंकज जरा आप मुझे फॉलो करिए, इधर की तस्वीर आप दिखाइए। बार बार ये शेड की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। शेड का एक हिस्सा बड़ा टूटकर जो आगे का पेट्रोल पंप का ये डिस्पेंसर है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि तूफान की आशंका थी, बर्बादी की आशंका थी, इसको देखते हुए इसे कवर करके रखा गया था। अब ये बीच का हिस्सा पंकज आप दिखाइए दर्शकों को किस तरीके से ये बीच का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ है शेड का। मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि रिस्क है कि ऊपर से कब शेड का कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिरे। बीच का भी जो डिस्पेंसर है वो भी टूट चुका है। तो ये तस्वीरें और बहुत मुश्किल, खास तौर पर जब हम कच्छ के पूरे इस इलाके में होते हैं नाविका जी, क्योंकि जितने लोग पूरे गुजरात में इवैक्यूएट किए गए हैं उनमें से 80% लोग अकेले कच्छ से इवैक्यूएट किए गए हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अगर कोई इलाका है इस पूरे तूफान में तो ये पूरी कच्छ का ये पूरा बेल्ट है। जखाऊ पोर्ट, फिर इसके आगे पिंगलेश्वर, नालिया, इन सब जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तूफान अपने साथ किस तरीके से तबाही, बवंडर अपने साथ किस तरीके से बर्बादी लेकर आता है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और इसने मेरे गुजरात में दूसरे अनुभव को ताजा कर दिया है। पिछली बार मैं ताउते कवर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन तब पोरबंदर, सोमनाथ, दमन के लिए आपको रोकूंगी, आप अपना ध्यान रखिएगा, वो शेड कहीं उड़कर आपको कहीं क्षति ना पहुंचे, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ पा रहे हैं इस वक्त। सिद्धार्थ मांडवी में है। सिद्धार्थ, क्या मंजर है आसपास, क्या नजारा है और आप सेफ जगह पर हैं? हमारी कोशिश है ये, हम मांडवी बीच फिलहाल पूरी तरह से आज दिन भर बंद रहा, मीडिया कवरेज वहां रोक दी गई। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि तूफान के बाद जो क्षति हो रही है, हम सबसे पहले जब हमें खबर मिली कि शहर के बाहर किस तरह की क्षति हुई है, ये आप देखिए, यहाँ पूरी तरह से बर्बादी का आलम है। ये देखिए, ये सब यहाँ शेड सब उड़ चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए, ये पूरी बर्बादी। ये सबसे पहले हमें पता चला तो हम यहाँ पे आए। ये छोटे छोटे से अब यहाँ पर शेड्स थे, खाने पीने की दुकान थी, कुछ लोग यहाँ रह रहे थे। इधर पास में एक आशियाना था, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको इस बात का आ रही हो। ये देखिए, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नेस्तो नाबूद हो। आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे अगर हवाएं चलती हैं, अगर इन हवाओं को कातिल हवा कहा जाए तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पूरा का पूरा होर्डिंग गिर गया है। ये देखिए, ये पूरा होर्डिंग यहाँ गिर चुका है, इतना बड़ा होर्डिंग। अब जब यहाँ पे आज 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हवाएं चली, ये जमींदोज हो चुका है। ये पूरा होर्डिंग जमींदोज हो चुका है। ये मेटल का होर्डिंग है, ये ऐसा छोटा मोटा होर्डिंग नहीं। आप देखिए इसका बेस, ये पूरा मेटल का होर्डिंग, और लगभग इसकी ऊंचाई 20 फीट और 25 से 30 फीट होगी। हार्ड मेटल का ये बना हुआ, और जब ये गिरा, अच्छी बात ये रही कि इसके पीछे कोई था नहीं। ये गिरा, और ये गिरा उसी टाइम जब लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के बाद में ये पूरी परिस्थिति का निर्माण हुआ। मैं इधर भी आपको दिखाता हूँ बर्बादी का जो मंजर है, जिसका अब आकलन करके ये देखिए, पीछे पूरा होर्डिंग उड़ चुका है, ऊपर पूरा होर्डिंग उड़ चुका है। ये पूरा कंप्लीट होर्डिंग था। इसके पीछे का पोर्शन, इसके ऊपर का जो पोर्शन है, लगभग इसका जो 1/3 पोर्शन है वो उड़ करके पीछे समुद्र के अंदर जा चुका है। तो ये हालत यहाँ पे है, जिससे हम अंदाजा लगा, और ये तो शुरुआत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। हम अंदाजा लगाकर यहाँ पे आए थे, और उसी अंदाजा हमारा लगभग सही साबित हुआ कि यहाँ पर नुकसान हुआ है। हमें कुछ हमारे सूत्रों ने बताया कि नुकसान शुरू हो चुका है। पूरे शहर में लाइट नहीं है, अगर आप देखें पूरा शहर ब्लैकआउट है। और इस ब्लैकआउट के बीच में अब जब धीरे धीरे जिंदगी, हम प्रार्थना यही कर रहे हैं, आशा अपेक्षा यही कर रहे हैं कि जिंदगी एक बार फिर पटरी पे आएगी, तो इन्हीं सब नुकसानों का आकलन होगा। और ये कुछ एक बात नहीं है, आगे इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो नुकसान आपको दिखता ही जाएगा। ये बड़ा होर्डिंग
30 फीट लंबा होर्डिंग अगर उड़ जाता है सिर्फ हवा के प्रभुत्व के कारण, तो आप सोचिए कि किस गति से हवाएं उड़ी होंगी, कैसे हवाएं चली होंगी, और इन चलती हवाओं ने कैसे न केवल आशियानों को उजाड़ा, पर लोगों की जो जिंदगी है, जिससे उनकी जिंदगी चलती है, वो सारी चीजें टीन टप्पर पूरी तरह से यहाँ उड़ चुके हैं। और ये मेन सिटी के बाहर है, जो मेन सिटी है वहां के बाहर है। हम और आगे जाकर के कोशिश करते हैं देखने की कि आखिर क्या सूरत हाल है। ये देखिए, इधर भी पूरी बर्बादी हो चुकी है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। ये देखिए, ये बर्बादी के बाद के दृश्य यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो अपने आप में कहानी बयां करते हैं कि कुदरत का कहर जब बरसता है तो कैसे बरसता है। इंसान सिर्फ उसे देख सकता है और सिर्फ देखने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। बीच बीच में बारिश, ये देखिए पूरा टीन टप्पर उड़ चुका है। यहाँ पर 4 दुकानें थी, हमें याद है, हम कल ही यहाँ पे आए थे, हम यहाँ पर रुके थे, थोड़ा हॉल्ट किया था सिटी में जाने से पहले कि कुछ चाय नाश्ता यहाँ किया जाए। एक छोटा सा गरीब दुकानदार, उसकी दुकान थी, वो चाय हमें पिला रहा था। अब जीवन यापन करेगा, ये वही है। मुझे अभी भी याद है, कल जब आए थे, ये देखिए पूरा इसका जो इसका आगे का जो स्टॉल था जहाँ पे वो सब चीजें बनाता था, वो पूरा बिखर चुका है, ये पूरा उड़ गया। और अभी भी यहाँ पर बर्बादी के बाद के निशान वो जो बिपर जॉय है वो छोड़ चुका है। तो ये कातिल हवाएं न सिर्फ जान के लिए कातिल है, पर ये कातिल हवाएं उन लोगों के जीवन के लिए भी कातिल है जिनकी जिंदगी यहाँ पर चली है। इन लोगों के बिल्कुल सिद्धार्थ, आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं, इतनी हवा तेज है कि आपके माइक से हमें पता चल रहा है हवा की रफ्तार क्या है। और जिस तरह से कैमरा और आपका जो लाइव फीड देने वाला जो यंत्र है, वो जिस तरह से लाइव व्यू यूनिट जो है वो फ्रीज हो रहा है, बता रहा है हमें दास्तान कि वहां पर किस तरह इंटरनेट की फ्लक्चुएशंस है, बिजली नहीं है, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन ये टेलीकॉम रेवोल्यूशन है कि हम ये आपके पास तस्वीरें लाइव ला पा रहे हैं। इस वक्त जब रात के 8:10 होने को आए हैं, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं साइक्लोन और एक बार फिर मैं राकेश की तरफ जा रही हूं। राकेश नालिया से हमारे साथ है। राकेश, मुझे लग रहा है कि हवा की रफ्तार फिर तेज हो गई है। क्या स्पीड है? आप तो मेजर भी कर रहे थे दिन में, कुछ हवा की रफ्तार की स्पीड पता चल रही है? बिल्कुल, हवा की स्पीड इस समय यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, हालांकि उसके अंदर भी पानी प्रवेश कर चुका है। 90 से 100 के बीच में वैरी कर रहा था अब से 15 मिनट पहले, जबकि मैं जखाऊ पोर्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। एक बात और अंदाजा लगाइए कि मैं कैमरे की ओर फेस करके इसलिए नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ फ्रेम में, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इधर से है, बारिश की रफ्तार इधर से है, वो आंखों को बंद कर रही है, हवाओं की रफ्तार कुछ सुनने नहीं दे रही। इसलिए अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में होता हूं तो मुझे आपकी आवाज या स्टूडियो में जो भी है उसकी आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये देखिए, मैं टॉर्च की रोशनी से, चूंकि अंधेरा और कच्छ के इस पूरे इलाके में 20-20 किलोमीटर तक हो सकता है कि आपको कोई स्टेशन ना मिले, कोई व्यवस्था ना मिले, तो हमने अपनी पूरी व्यवस्था की थी ताकि किसी भी मुश्किल स्थिति में कम से कम हम रिपोर्टिंग कर सकें। तो ये तस्वीर आप देखिए, और मैं इसके अंदर तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन किस तरीके से ये पूरा हिस्सा ये कमजोर हो चुका है। आप पंकज फॉलो करेंगे, ये ग्रीन लाइट से मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से ये हिस्सा कमजोर होकर टूट रहा है। ये हिस्से टूट चुके हैं। ये पंकज नीचे की तस्वीरें दिखाइए, और जरा मैं कहूंगा कि आप आइए पेट्रोल पंप के दूसरे हिस्से में। ये तो सिर्फ एक हिस्से की तस्वीर है जो अभी तक हमने दिखाई है। अब दूसरे हिस्से की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस ओर का भी शेड टूट चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कितना कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये शेड टूटकर किस तरीके से गिरे हुए हैं नीचे। पेट्रोल पंप का टैंकर जो शायद यहाँ पर रिफिल करने के लिए आया होगा, वो भी इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें नीचे की देखिए, ये शेड ऊपर से टूटकर किस तरीके से नीचे गिरे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये तूफान कितना विनाशकारी, किस तरीके से रफ्तार, और अगर ये 35 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर अगर ये स्थिति बन रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जखाऊ पोर्ट के आसपास क्या स्थिति रही होगी। इसीलिए 15 किलोमीटर पहले हमें 3 घंटे से रोक दिया गया था, नहीं जाने दिया गया कि आप पोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। जखाऊ से आगे बढ़िए तो एक रोड की कनेक्टिविटी है मेन जखाऊ पोर्ट तक, 1-1.5 किलोमीटर की वो रोड पूरी तरीके से समंदर के पानी में डूब चुकी है। इससे पहले मैं पिंगलेश्वर में था, पिंगलेश्वर में, और देखिए हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा कि मुझे आगे बढ़ने से हवाओं की रफ्तार रोक रही है। ये तस्वीरें, ये लगातार जो पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर को ढक के रखा गया था पॉलीथीन से, ये एकमात्र डिस्पेंसर मुझे लगता है कि शायद सही हालात में बचा होगा, ताकि जब हालात गुजरे और किसी को पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी तो इसे एक डिस्पेंसर से शायद हो सकता है मदद मिले। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हालात और ज्यादा बिगड़े। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर
किस तरीके से तूफान बिपरजॉय, जिसका मतलब ही विपत्ति होता है, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा, वो अपने नाम के मुताबिक अपने पीछे विपत्ति के निशान, विनाश के निशान छोड़कर जा रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, ये इस हिस्से का पूरा शेड टूट चुका है और बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि अगर इस तरीके से ये बढ़ता रहा तो ये पूरा शेड टूटकर नीचे आ जाए। इसीलिए इस शेड के नीचे इस हिस्से में भी देखिए, ये शेड के कई सारे टुकड़े गिरकर पूरी तरीके से ये पेट्रोल पंप तहस नहस हो चुका है। ये विनाशकारी तस्वीरें हैं बिपरजॉय की। इस वक्त ये नालिया के ठीक आउटर पर और मेरे ठीक सामने ये जो सड़क इस हिस्से में है, मेरे बाईं ओर ये सड़क लेकर जाती है मेन जखाऊ पोर्ट तक, जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर और जिसके साइड से होकर ये तूफान आगे बढ़ता हुआ और इसके बाद आगे ग्वार और लखपत जो गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी इसका सबसे ज्यादा असर। इसके अलावा नारायणपुर की अगर हम बातचीत करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा असर इस बिपरजॉय तूफान का। भयंकर स्थिति है, कच्छ के पूरे इलाके में लॉकडाउन जैसे हालात है। हमने कोरोना के समय में देखा कि किस तरीके से लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए, वही हालात यहाँ पर इस तरीके से है। आज पूरे दिन सड़कों पर हमें कुछ एक मीडिया के लोगों के द्वारा, पुलिस के लोगों के द्वारा या फिर जो सेफ्टी के लिए गार्ड को तैनात किया गया है उनके अलावा हमें सड़कों पर कोई नहीं दिखाई दिया। लोग अपने घरों में बंद रहे, बाजारें पूरी तरीके से बंद रही। लॉकडाउन जैसे हालात कच्छ में, पूरे कच्छ के इलाके में, सभी जिलों में पूरी तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया था। द्वारका में अगर गुजरात के गृह मंत्री सांघवी थे तो कच्छ का ये पूरा इलाका, चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अंतर्गत, तो ये वो लगातार दौरे पर, कल वो मुंद्रा के इलाके में थे, आज भी कच्छ के अलग अलग इलाकों में वो खुद गए, शेल्टर होम का उन्होंने जायजा लिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से तबाही। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि शेड का कोई भी टुकड़ा अगर गिरा तो वो दूर तक उड़ के आ सकता है, तो आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। हम दिन भर की तस्वीरें और रिपोर्ट जो आपने भेजी है वो भी दिखा रहे हैं और आपका लाइव कैमरा जो कैप्चर कर रहा है वो तस्वीरें भी आज हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हमारे दर्शकों तक हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देते रहें। और राकेश, सिद्धार्थ और ज्योति, आप बिल्कुल महफूज जगह पर रहें और कोई भी चांस ना ले। हम लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त दो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। के सिद्धार्थ मौसम के वैज्ञानिक हैं और प्रोफेसर विनोद मिश्रा भी विशेषज्ञ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। मैं के सिद्धार्थ जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, इस तरह के जो तूफान थे, जो साइक्लोन्स थे, अक्सर कहा जाता था बे ऑफ बंगाल रीजन में ज्यादा आया करते थे, अरेबियन सी में इतने नहीं आया करते थे। ये जो इस तरह का जो साइक्लोन है, क्या ये कुछ हमें संदेश दे रहा है? और दूसरी बात, बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की एक दस्तक भी है। बिल्कुल नाविका जी, यह निष्कर्ष निकालना ठीक है। देखिए, हो क्या रहा है कि सामान्यतः बे ऑफ बंगाल गर्म होता है अरब सागर की तुलना में, तो गर्मी जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा में एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है। जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है तो हवाओं को भी उतनी ही तेज गति से चक्कर लगाने के लिए और दबाव कम होने के लिए आसार बनते हैं। अरब सागर ठंडा इसलिए हुआ करता था कि सोमाली में जल ठंडा हुआ करता था। अब हुआ क्या है कि सोमाली का जो जल है वो उतना ठंडा नहीं रह गया है, कारण नंबर एक। दूसरा कि ओमान और अन्य तटों के ऊपर के पास में, जहां पर सतह के ऊपर में ठंडा जल हुआ करता तो वो भी गर्म हो चुका है। तो एक ये पहलू हुआ। दूसरा कि जलवायु परिवर्तन या फिर टेम्परेचर के अधिक होने की वजह से ऊपर में एक हवा चलती है जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या करता है, नीचे के दबाव को निर्धारित करने का काम करता है। तो यह जेट स्ट्रीम की धारा ही पूरी बदल गई है और इसी धारा के बदलने की वजह से साइबेरिया के जंगलों में आग भी लग जाती है। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा हो जाता है कि यहाँ पर जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है या तापमान में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से जो परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर में ऐसे चक्रवात जन्म नहीं करते हैं। जैसे कि अगर नीचे में हवा ऐसे चले, ऊपर में उधर अलग चले, मतलब कि दोनों हवाएं चले, इसको विंड शीयर कहते हैं। अगर दोनों हवाएं विपरीत दिशा में चले तो ऐसे में चक्रवात का जन्म नहीं होता है। तो वह परिस्थिति भी यहाँ पर नहीं है इस स्थान पर। तो लगभग सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं अब अरब सागर में चक्रवात के जन्म होने के लिए। और एल नीनो की वजह से क्या हुआ है
कि प्रशांत सागर में कुछ टूटे हुए चक्रवातों ने बीजारोपण कर दिया इस स्थान पे चक्रवात का। जब तक इन चक्रवातों का बीजारोपण नहीं होता तब तक ये चक्रवात आते नहीं है। इसलिए अब स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में भी चक्रवात आने लगे हैं और इसकी भीषणता का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती क्षेत्र में लोग अडाप्टेड थे। उन्हें पता था कि साइक्लोन आएगा, तो कृषि, घर सब कुछ अडाप्टेड था। पश्चिमी तट पर कोई अडाप्टेशन नहीं है। रत्नागिरी से लेकर गुजरात तक वो अडाप्टेशन है ही नहीं। अंतिम चक्रवात जो यहाँ पर आया था वो 2001 में आया था और वो सुपर साइक्लोन था और उसमें आपको ध्यान होगा कि 4000 किलोग्राम के टैंक को उसने उठाकर 200 मीटर दूर एक रेलवे की पटरी पर रख दिया था। तो यह इसकी विभीषिका होती है। बारिश, ऐसी अंधाधुंध बारिश, और ये चक्रवात वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं है क्योंकि इसकी गति मात्र 120 है। जो कुछ कुछ हवा के झोंके चलते हैं सुपर साइक्लोन में, कल्पना कीजिए। बल्कि मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी सिद्धार्थ जी, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वो दोपहर की बल्कि 4 बजे के करीब की हैं, जब द्वारका जो सोमनाथ मंदिर के बाहर का इलाका है वहां पर किस तरह से उस वक्त तेज हवाएं चल रही थी कि 3 लोग एक खंबा, एक पिलर पकड़कर खड़े थे कि उड़ ना जाएं। और हमारी रिपोर्टर ज्योति इसी जगह से रिपोर्टिंग कर रही थी और उस वक्त चिंता ये थी कि हवा की स्पीड जितनी आ रही है उससे लोगों को कहीं एक दूसरे को पकड़कर और पिलर को पकड़कर खड़े होना पड़ रहा था। मैं आप दोनों को रोकूंगी 1 मिनट के लिए। हम जा रहे हैं अपने रिपोर्टर सिद्धार्थ के पास जो इस वक्त मांडवी में है। सिद्धार्थ, मैं पूछना चाहती हूं कि राहत कार्य के लिए वहां पर कितने टीम्स तैनात हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की और सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट की, और क्या वहां पर तमाम गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार ने अरेंजमेंट किए हैं पूरे इलाके में? देखिए, बिल्कुल ये बात जो है लगातार सरकार प्रोएक्टिव मेजर्स तो ले रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि 21 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। इसके अलावा 17 और टीमें स्टैंड बाय पे रखी गई हैं और इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे भूपेंद्र पटेल की सरकार स्थितियों को भांपते हुए आगे बढ़ रही है। एरिया अगर आप देखें तो कच्छ गुजरात का लगभग 1/3 एरिया अगर आप करें तो कच्छ बनता है। तो कच्छ अपने आप के अंदर एक अभूतपूर्व जगह है। यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, जो भौगोलिक परिस्थिति यहाँ की है, उसमें एक जगह से दूसरे जगह जाना और राहत कार्य और बचाव कार्य को अंजाम देना वही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति आपको उतना आसानी से दूसरी जगह जाने नहीं देती, क्योंकि बीच बीच में लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बड़े अजीब से बने हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, फिर समुद्र आ जाता है बीच में, और सॉल्ट क्या जो देश का 60% सॉल्ट प्रोडक्शन है उसके अंदर कच्छ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, गरुड़ा के कमांडोज, उसके साथ में भारतीय तट रक्षक दल वो, और उसके साथ में लोकल अथॉरिटीज, जिसके अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि जो 8 संवेदनशील जो जिले हैं, उन जिलों के अंदर 8 जिलों के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो महानगर पालिका है और जो नगर पालिका है, उनके अधिकारी उनके साथ में बिल्कुल। और सिद्धार्थ, आपके पीछे कुछ नजर आ रहा है, अगर हमारे दर्शकों को बता सकें वो क्या चीज है जो पीछे चमक रही है आपके? क्या कोई गाड़ी है खड़ी हुई या कुछ होर्डिंग है? क्या है पीछे आपके नजर आ रहा है? देखिए, हम बात आप भी जैसे बता रही थी कि हवाएं जो चल रही हैं और आज उनका दिन भर प्रकोप रहा, तो हमने पहले भी दिखाया कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र अभी देखिए अभी जैसे टूट के गिरा है। आपकी भी नजर इसके ऊपर गई, ये अभी खड़ा हुआ था और ये हवा के दबाव के कारण ये पूरा टूट चुका है। ये शटर पूरा टूट चुका है। ये पीछे जो चीज चमक रही है, ये एक दुकान है, छोटी सी दुकान, किसी की, जिसे हम गुमटी कहते हैं, पान की गुमटी यहाँ थी। गुमटी के आगे खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, वो पूरी व्यवस्था नेस्तो नाबूद हो चुकी है। और ऐसी कम से कम 8 से 10 दुकानें यहाँ थी और उसको कवर करता हुआ एक शेड था, वो शेड भी टूट चुका है, दुकान गिर चुकी है। मेटल का जो पूरा पोर्शन है वो फिलहाल बचा हुआ है, पर रात अभी जो है ये कयामत की रात है। इस रात में अगर ये बचा रहता है तो गनीमत होगी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर रीहैब प्रोसेस करना, इसे उठा करके वापस
लगाना या लाना वो अपने आप में लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो हम यहाँ पे परिस्थितियों का निर्माण होते देख रहे हैं। बस यही आशा अपेक्षा की जा सकती है कि मौसम का मिजाज अगर थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा नरम हो, तो उसके बाद ही ये पूरी प्रोसेस शुरू होगी। हालांकि स्थानीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब भी थोड़ा सा बारिश रुकेगी तो इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाएगा। अच्छी बात ये थी कि सभी लोगों को सिद्धार्थ, आपका कैमरा बार बार आपका लाइव व्यू फ्रीज हो रहा है, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है आपके लिए वहां से रिपोर्ट करने की हम समझ सक रहे हैं। आप जरूर अपना ध्यान रखें। मैं ज्योति के पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ ज्योति और राकेश पांडे दोनों मौजूद हैं। ज्योति, इस वक्त द्वारका में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, कब तक लैंडफॉल होना है इस साइक्लोन का, और क्या जो हवाएं चल रही हैं उनकी स्पीड बढ़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए मैम, जो जानकारी हमें इस वक्त औपचारिक तौर पर मिल रही है कि लैंडफॉल लगभग हो चुका है और 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है द्वारका में चल रही हैं। और रह रहकर भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हवाओं की ये रफ्तार पीछे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि देखिए, क्योंकि अंधेरा है बाहर और लोगों से हम रूबरू हो सके उस चक्कर में कैमरे पर जो लाइट लगाई गई है, कैमरा लेकर हम बारिश में इस वक्त नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अनुमान आप लगा पाएं, गाड़ियां अभी अंदर आई हैं। ये क्या कुछ टूरिस्ट बाहर फंसे हुए थे जो वापस लौटे हैं होटल की तरफ? कुछ बताइए, ये कौन सी गाड़ियां आई हैं? ये रेस्क्यू टीम के लोग हैं? बिल्कुल, हम सड़कों पर गए थे। सिर्फ दो तरह की गाड़ियां सड़कों पर गुजरात में, द्वारका में नजर आ रही हैं। एक गृह मंत्री का काफिला और पुलिस प्रशासन, अमला, सुरक्षा बल जो है वो जगह जगह रेकी कर रहे हैं कि कहीं कोई हानि ना हुई हो। और जो अपडेट्स में हमें गृह मंत्री ने जानकारी दी है खुद, हर्ष सांघवी ने, कि 3 लोग घायल हुए अब तक। तीनों को अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज जारी है। वो खुद मौके पर मौजूद थे। 750 बिजली के खंभे द्वारका में गिर चुके हैं। 750 इलेक्ट्रिसिटी पोल, 750 खंभे जो है वो तबाह हो चुके हैं। और ऐसे में लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं का कहर देखिए। हमने 2-4 बिजली के खंभे तो अपने इर्द गिर्द ही दिखाए, लेकिन पूरे द्वारका का जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास आ रहा है, ये ऑफिशियल डेटा है जो खुद गृह मंत्री ने आपसे कुछ देर पहले दिया है कि पूरे द्वारका में दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री इस वक्त हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हर्ष सांघवी जी। जो आज दिन की तस्वीरें हैं, ये हर जगह खुद जाकर देख रहे थे और ये कह रहे थे कि इस तरह के तूफान आते जाते रहते हैं, लेकिन कितनी तैयारी है ये बहुत जरूरी है। और वो तैयारी को खुद जाकर साइट पर मॉनिटर कर रहे थे। ये दिन की तस्वीरें हैं। ज्योति, इस वक्त जिस इलाके में आप हैं, लोग हैं, कोई टूरिस्ट हैं, सबको हटा दिया गया है, या आने जाने वाली जो गाड़ियां नजर आ रही हैं आपके पीछे, कौन है उसमें? बिल्कुल, देखिए मैम, ज्यादातर जो है वो हमें एम्बुलेंसेस नजर आए जब हम बाहर गए थे, क्योंकि उनके ऊपर जो बत्ती जल रही थी और एम्बुलेंस लिखा हुआ था, इससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं कुछ लोग घायल हुए होंगे, क्योंकि कैजुअलिटीज की खबर नहीं है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ गिरे। लोग द्वारकाधीश पर यहाँ पर विश्वास रखते हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और इसीलिए अंधाधुंध सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और वो एम्बुलेंसेस हैं, उन पर जल रही बत्ती से आप अनुमान लगा पाएंगे कि वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो गुजरात पुलिस और एनडीआरएफ की हैं, क्योंकि द्वारका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है इस तूफान से। तो ऐसे में वो हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, बार बार यहाँ से जो गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है, गृह मंत्री लगभग खुद यहाँ से 3-4 बार अपने काफिले के साथ गुजर चुके हैं। किसी आम आदमी की तरह वो टी-शर्ट जीन्स पहने होटल से पैदल ही निकले और उन्होंने सड़कों पर गिरे हुए पेड़ का, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का मुआयना किया। हालांकि हवा की रफ्तार अभी दोबारा बढ़ रही है। आप देखेंगे कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पर आ रही हैं, जो बत्तियां जल रही हैं। कई गाड़ियों में जो लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे, कच्चे मकान थे, समुद्र तट पर बसे, अचानक ही तूफान से ऐन मौके पर उन्हें रेस्क्यू किया गया। ऐसे 72 लोग थे जिन्हें एनडीआरएफ ने समझा बुझाकर अपनी बस में बिठाया और उन्हें सेफ जोन में ले जाया गया। अब आप देखिए किस तरह से ये सुरक्षा बल की ही गाड़ी है जो हमें नजर आ रही है, ये भी मुआयना कर रहे हैं। जहां लोग फंसे होंगे उन्हें
सेफ जोन में ले जाया जा रहा है। और मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ राकेश पांडे भी हैं नालिया से। मैं उनके पास जाने से पहले एक बार प्रोफेसर विनोद शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आमतौर पर जिस तरह की इस साइक्लोन की डिस्क्रिप्शन थी और अंदेशा था, इसमें कितना आप समझते हैं कि नुकसान हो सकता था, और अब तक आपके क्या आकलन है कि किस तरह का मंजर होगा जब लैंडफॉल के बाद हम देखना शुरू करेंगे? एक्सपीरियंस क्या बताता है, रिसर्च क्या बताती है? नाविका जी, ये एक सीवियर साइक्लोन था और एक्सट्रीमली सीवियर भी हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज विंड स्पीड हम समझते थे कि 150-160 के करीब होगी। जब लैंडफॉल हुआ तो 120 हुई, अच्छी बात है, तो उससे नुकसान कम होगा। जो असली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हर बार जितने भी साइक्लोन आते हैं, हम लोग, हमारी तैयारियां हर बार उस एक से अच्छी होती है, और इस साइक्लोन में जो हमारी तैयारी थी उसको हम पूरे मार्क्स इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है 0 डेथ। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी इसमें मृत्यु ना हो, कोई पशु हानि ना हो। तो इसीलिए पिछले 6 दिन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, और जिस तरह का कोऑर्डिनेशन आज आपको देखने को मिल रहा है वो एक अभूतपूर्व है। और यही नहीं, बल्कि आपदा मित्र कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जिन्होंने कुछ जिलों में काम किया है। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर, नहीं तो हमने देखा था पहले आंध्र प्रदेश में भी, विशाखापट्टनम में भी, कि बच्चे जो है वो सेल्फी लेने के लिए आ गए। 2 डेथ वहां पे हुई जहां पे जो नवयुवक थे वो सेल्फी ले रहे थे, तो हवा उड़ा करके ले गई और उनको इतनी चोट आई। तो जो चीज आप बता रही हैं कि हवा वास्तव में इतनी तेज होती है कि वो पेड़ों को, खंभों को, अभी तो आप 700-800 खंभे बता रही हैं, हजारों की तादाद में खंभे गिरे होंगे, हजारों की तादाद में पेड़ का नुकसान होता है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी तैयारी है। रोक रही हूं, ज्योति कुछ बताना चाह रही है, हमें हाथ हिला रही है, राकेश भी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति बताइए। मैम देखिए, हम इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं। द्वारका में तूफान के बाद के मंजर का एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का मौजूद है। ऐसे आशंका हम जता रहे हैं कि शायद कोई अनहोनी हुई होगी। और क्या कुछ अपडेट्स है जानने के लिए आपको थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बिजली का जो खंभा है वो पूरी तरह से यहाँ पर गिर गया है। और ऐसे में आप देखिए कि नीली बत्तियों का ये पूरा काफिला गाड़ियों का यहाँ खड़ा नजर आ रहा है। अचानक तूफान के इस बीचों बीच आखिर क्या हुआ इधर तूफान के बाद, ये जानने के लिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मैं देख पा रही हूँ गृह मंत्री हर्ष सांघवी यहाँ पर मौजूद है। नीली और लाल बत्तियों की गाड़ियों का काफिला यहाँ पर मौजूद है और हवाएं बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। ये देखिए, बिजली की जो पूरी तारें हैं ये आपस में ये पूरी आपस में फंसी हुई है और ये तार पूरी तरीके से गिर चुका है, ये खंभा पूरी तरीके से गिर चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, हर्ष सांघवी, और वो 750 ऐसे बिजली के खंभे हैं जो गिरे हैं। और अभी जो तूफान है वो वापस से बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में जरा उनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ इधर पे कुछ? ओहो, तो देखिए ये हालात यहाँ के, बिजली का ये पूरा खंभा गिर चुका है। पुलिस की टीम, आप लोग एसडीआरएफ से हैं? हाँ, आर्मी से सेना के जवानों को बुलाया गया है। आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से देखिए बिजली का ये खंभा यहाँ गिर गया है। हर्ष सांघवी यहाँ पर है। नहीं सर, मैं इसे नहीं छू रही हूँ, हम ध्यान दे रहे हैं। आप भी बारिश में भीग रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी हैं। नाविका मैम है हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उनका सवाल ये है कि क्या अपडेट्स है, कितने नुकसान हुआ है? देखिए गृह मंत्री खुद हमें अपडेट दे रहे हैं। देखिए, अभी तक देवभूमि द्वारका में कुल मिला के 3 लोग जख्मी हुए, तीनों लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है और सब सुरक्षित है। कुल मिला के पूरे देवभूमि द्वारका में 700 जितने बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जिनमें से मैक्सिमम खंभों को हटा लिया गया है। पेड़ काफी गिरे हैं, आप देख रहे हो कितने घंटों से यहाँ पे टीम
जी। ऑन साइट काम कर रही है और द्वारका में से सभी जगह से पेड़ भी हटा लिए गए हैं। एक मिनट। हाँ। तो हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम काम पे लगी है और फील्ड पे लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी इमरजेंसी सेंटर पे से अभी उनसे बात हुई और उन्होंने भी सभी प्रकार की मदद के लिए और टीम भेजने की भी बात की है, लेकिन हम लोग के पास अभी पर्याप्त टीम है और कुल मिला के 7 जितने एनिमल्स की डेथ की खबर आई है, 700 जितने खंभे गिरे हुए हैं, कई पेड़ गिरे हुए हैं, सभी गांव संपर्क में हैं। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट हमने जानबूझ के किया है सेफ्टी मेजर्स को लेके, और रात भर इसी प्रकार की हवा और बारिश चलती रहेगी। हमारी टीम पूरी फील्ड पे काम पे लगी हुई है। बिल्कुल सर, आप गृह मंत्री होकर खुद सड़कों पर उतरे हैं, थोड़ा सा ऑफिशियल डेटा आया है क्या कि लैंडफॉल गुजर चुका है या अभी उसके आने की संभावना है? तो देखिए, हर्ष सांघवी से हम बात कर रहे थे, खुद गृह मंत्री हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से 700 से ज्यादा बिजली के जो पोल्स हैं वो गिरे हैं। इंडियन आर्मी यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में, और देखिए किस तरीके से फटाफट यहाँ पर जो बिजली का खंभा गिरा था उसे एक साथ निकालने की कोशिश इन्होंने की है, और बिजली का ये खंभा अभी साइड कर दिया गया है ताकि इसमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, बारिश की वजह से, पानी के बहाव की वजह से कोई खतरा बढ़ ना जाए। 3 लोग घायल हुए हैं, 7 मवेशियों के मौत की खबर है। ये व्यवस्थाओं का ही असर है। आज के इतने बुरे तूफान और मार को झेलने के बावजूद जो नुकसान है वो जिस हिसाब से सोचा जा रहा था वैसा नहीं है, और इसीलिए लोग द्वारकाधीश के शुक्रगुजार होते हैं कि द्वारका में वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन देश के ये जवान भी, जिनके आज पूरा देश शुक्रगुजार है कि आज इन जैसे बहादुर सिपाहियों की वजह से लोग ऐसे मुश्किल हालातों का सामना कर लेते हैं। कितनी जगहों से पोल हटाया आप लोगों ने? कुछ बोलेंगे सर? 7 पोल हटाया अभी तक? 7। अच्छा, इतना आंधी तूफान बारिश हो रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं मैडम। पूरा प्रिपेयर्ड है आप लोग? जी प्रिपेयर्ड है हम। ठीक है। देखिए 17 से 19 एनडीआरएफ की टीमें तो मौजूद हैं। क्या हो गया है? बिजली वाला भी यहाँ आ गए, बिजली विभाग वाले आ गए, बिजली काट दी गई है? काट दी गई है। अच्छा, और ऐसे कितने खंभे यहाँ इस लाइन में गिरे? 11 से 12, ये लाइन में नहीं, आगे की लाइन में 12 से 13 गिरे हैं। अच्छा, तो अब तो बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी काफी टाइम तक? हाँ, बाधित रहेगी ना मैडम। कोई ऑर्डर मिल गया है इसको ठीक करने ज्योति, आप अपना ध्यान रखिए, वहाँ बिजली के खंभे अगर गिरे हैं तो बिजली बंद की हुई है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखें। बारिश हो रही है, बिजली जो है करंट कहीं किसी को नहीं लगना चाहिए, और आप वहाँ हौसला अफजाई भी कर रही हैं हमारे जवानों का जो वहां खड़े हैं, तमाम कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी, और बिल्कुल जो गृह मंत्री हर्ष सांघवी का आपने रूप दिखाया कि किस तरह वो सड़क पर आम आदमी की तरह खड़े होकर काम करवा रहे हैं, एकदम ग्राउंड जीरो से, काबिले तारीफ है। ज्योति, अपना ध्यान रखिएगा। मैं राकेश पांडे के पास जा रही हूं जो हमारे साथ नालिया से हैं। राकेश, इस वक्त क्या स्पीड है विंड की, और इस तरह से पूरा मंजर रहेगा पूरी रात तक, ऐसा गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी ने कहा है। आपको अपने आसपास क्या खबर मिल रही? तो 3 से 4 घंटे तक तो उसका असर रहता है, उसके बाद उसके जाते जाते जो उसका पूरा कर्व होता है उसके गुजारे में तो 5 से 6 घंटे कहीं नहीं जाते हैं। किसी भी साइक्लोन में तो अगर 6 बजे तक 6 बजे से लैंडफॉल इनिशिएट हुआ, उसके बाद तो ये रात 11-12 बजे तक तो कम से कम रहेगा, उसके बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट के बाद तो ये रात 11-12 बजे तक तो कम से कम रहेगा, उसके बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यही हाल जो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, ताउते में भी हमने देखा था। और हवाओं की रफ्तार की अगर आप बातचीत कर रही हैं तो इसी बात से अंदाजा लगाई कि एक जगह पर खड़ा हो पाना मुश्किल है। बारिश इधर से आ रही है तो मैं आंख को बहुत देर तक खुला नहीं रख सकता हूं, आंख बंद करके इस अंदाजे के साथ कि कैमरा किस ओर है मैं अपनी बात रखता हूं। और तस्वीरें चूंकि यहाँ पर बहुत दूर तक जाइए, देखिए दूसरे बड़े शहरों की तुलना में द्वारका आप चले जाइए या मांडवी में चले जाइए, भुज में चले जाइए, उन शहरों की तुलना में कच्छ के जिस बेल्ट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नालिया के आउटर साइड पर, यहाँ पर भी बहुत दूर दूर तक आपको आबादी नहीं दिखेगी, लोग नहीं दिखेंगे। आप पैदल अगर सड़कों पर चल रही हैं, किसी गांव में घुस गई तो लोग वहां पर आपको हो सकता है कि ना दिखे। इस तरीके के हालात रहते। रफ्तार का अंदाजा तो सिर्फ इस बात से कि जिस पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी है, इस पेट्रोल पंप के शेड का आधे से ज्यादा हिस्सा करीब करीब टूटकर नीचे गिर चुका है, और ये बताने के लिए काफी। और हवाओं की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है, बीच बीच में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई क्या।
इस बात को लेकर मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लैंडफॉल आगे अब धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है, फिर से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये चलेगा, ये मुझे लगता है कि 11-12 बजे रात तक कम से कम ये चलेगा और पूरी तरीके से इसका असर तो शायद कल दिन में भी देखने को मिले, क्योंकि बारिश तो अभी होगी। पूरा चक्रवात गुजरने में बहुत समय, 1 से 1.5 दिन का समय लग जाता है जब लैंडफॉल इनिशिएट होता है, पूरी तरीके से बारिश खत्म होने में। आप बार बार ये हवाओं की आवाज माइक के जरिए पहुंच रही होगी और साथ ही ये जो शेड है, इस शेड के गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि बार बार हवा के थपेड़े इसको कमजोर कर रहे हैं और जैसे जो हिस्सा कमजोर होता है वो टूटकर नीचे गिर रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर्ष सांघवी को आपने देखा और इस इलाके में मनसुख मांडविया लगातार मौजूद है। कच्छ के पूरे इलाके की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर जो हॉस्पिटल है। एक चीज मैं और कहूंगा, क्योंकि इन चीजों की जितनी ज्यादा व्यवस्था की गई है, तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 99 की लोग बातचीत कर रहे थे कि उस समय किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा था, जान का नुकसान हुआ था। हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से खुद को अपग्रेड किया है। हम रियल टाइम मॉनिटर करते हैं, उसकी स्पीड को मॉनिटर करते हैं और ये बड़ी वजह है कि 99 से आज 2023 में हमने अपने आप को इस जगह पर लाकर खड़ा किया है कि तूफान, किसी भी आपदा को हम उसको इवेलुएट करें, उसके खतरे का अंदाजा लगाएं, कौन सा इलाका प्रभावित है, उस इलाके की पहचान करें, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दें, ताकि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत नुकसान जो पहुंचे, लेकिन लोग कम से कम सुरक्षित रहें। और इसमें आज का हिंदुस्तान कामयाब है। ये तूफान में अगर हम जान का नुकसान नहीं हो रहा है तो ये इस बात को साबित करता है। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जान का नुकसान ना हो और जिस तरह से वहाँ सारे लोग, कर्मचारी जो राज्य सरकार के हैं, एनडीआरएफ के हैं, एसडीआरएफ के हैं, आर्मी के जवान मौजूद हैं और जिस तरह से बिजली विभाग, पुलिस कर्मी सब मौजूद हैं उस वक्त वहाँ पर, हमारी उम्मीद और प्रार्थना रहेगी कि सब कुशल मंगल रहे। बिल्कुल ये साइक्लोन बहुत बड़ा साइक्लोन है और मैं पूछना चाहती हूँ सिद्धार्थ साहब आपसे, देखा आपने तैयारियां, प्रिपेयर्डनेस किसी भी डिजास्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह की तैयारी अब तक रही है कि लैंडफॉल के बाद भी कम से कम क्षति जान की इतनी कोई सुनने को अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई है, पूछना चाहती हूं कि तैयारियां कितनी दूर तक हमें प्रिवेंट कर सकती हैं इस डिजास्टर में किसी बुरी खबर से? वास्तविक रूप में ये पूरा प्रोसेस है नामिका जी, और जहां भी प्रोसेस ठीक रहता है ना, वहां पर सब कुछ सुचारू रहता है। अब प्रोसेस क्या है, आप सोचिए, प्री डिजास्टर। तो प्री डिजास्टर मतलब सैटेलाइट का हम लोगों ने उपयोग किया फोरकास्ट करने के लिए कि अब ऐसी स्थिति आ सकती है। फिर हम लोगों ने डॉपलर रडार का उपयोग किया, फिर हम लोगों ने वहां पर सर्विलेंस रडार का उपयोग किया। सभी चीजों से सब हम लोगों ने तैयारी कर ली कि अब कहां नुकसान हो सकता है। इसके बाद रिवर्स प्लानिंग शुरू होती है कि क्या साइक्लोन के बाद में जब आएगा तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। समस्या आएगी वाटर लॉगिंग की, सैलिनिटी की समस्या आएगी, महामारी की समस्या आएगी, प्लेग की समस्या आएगी, एपिडेमिक की समस्या आएगी। वहां से फिर लोगों को अगर ऐसा होता है तो कहां पर बचाया जाए, तो इनके लिए शेल्टर बेल्ट है, और इनके लिए शेल्टर होम, और शेल्टर होम रहते हैं अगर तट के पास में है, सामान्यतः गोल आकार के रहते हैं। उसका निर्माण हम लोगों ने अभी तक कम किया है, लेकिन तब भी हम लोगों ने क्या किया कि इनको उठा कर ले गया। बिल्कुल समय कम है मेरे पास। विनोद शर्मा जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग सबसे बड़ा हथियार होता है ऐसे वक्तों में हमारे पास? देखिए, पूर्व तैयारी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत बड़ा हथियार, क्या कि इससे जान माल की, सब चीज की जो है बचत हो सकती है। और इसमें एक बहुत मुख्य भूमिका होती है अर्ली वार्निंग की। तो अगर अर्ली वार्निंग सटीक हो, जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि आज हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। पहले तो आज से अगर आप 20-30 साल पहली बात लें, 99 की बात करें, तो 10 रेडार थे आपके पास केवल, पूरी की पूरी। और उस टाइम पे क्या होता था कि ईस्ट कोस्ट प्रभावित हुआ करती थी, वेस्ट कोस्ट की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं था। लेकिन अभी आज की तारीख में नेशनल साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के माध्यम से
भारत सरकार ने पूरी जितनी भी स्टेट्स जो इससे प्रभावित बहुत होती हैं, सही आपने कहा प्रोफेसर विनोद शर्मा। वक्त बहुत कम है मेरे पास इस शो पर, लेकिन आपने जो कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम, और अर्ली वार्निंग सिस्टम का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सटेंट तक हमारी तैयारी थी, लोगों को बिल्कुल सेफ जगह पर ले जाया जा चुका था। बिजली के खंभे जो गिर रहे हैं तो बिजली ऑफ कर दी गई है। ये तमाम स्टेप सरकार ने लिए हैं वहां पर, और शायद इसलिए अब तक कोई ऐसी जान की हानि की खबर नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसी ही स्थिति बनी रहे। लेकिन मैं अपने रिपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जो आप सबके लिए, आप दर्शकों के लिए लाइव रिपोर्ट्स लेकर आते रहे। इस सिचुएशन में भी ज्योति मिश्रा, राकेश पांडे और सिद्धार्थ पांड्या, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कैमरामैन भी उनके साथ जो मौजूद हैं, आपको भी बड़ा सैल्यूट, क्योंकि आप जिस तरह से जुझारू रूप से वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं काबिले तारीफ है। लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा, मेरी सबको एक ही रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन अब दर्शकों आपको बताना चाहूंगी कि देखेगा नव भारत जीतेगा भारत शो के पिछले विजेता 14 जून के कौन थे, इनके नाम बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुनील राठौर मध्य प्रदेश से, राधेश्याम गुप्ता कौशंबी से हमारे विनर्स हैं 14 जून के कॉन्टेस्ट के। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप भी दर्शकों देखते रहिएगा, देखेगा नव भारत जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट, और लगाए रखिएगा अपने टेलीविजन चैनल पर, सिर्फ एक चैनल, टाइम्स नाउ नव भारत। लेती हूं आपसे इजाजत। सवाल पब्लिक का शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।